गांव के एक बड़े से घर में रामू और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। रामू के परिवार में उसके माता पिता और बड़ा भाई श्याम और उसकी पत्नी भी थे। श्याम अमीर था, उसकी शहरी जिंदगी और उसके पास सब कुछ था। दूसरी ओर रामू साधारण इंसान था और गरीबी में गुजर बसर कर रहा था। उसकी पत्नी सुमन हमेशा उसके हर कदम पर साथ रहती थी। उनकी जिंदगी गरीबी में भी खुशी से बीत रही थी। लेकिन रामू के माता पिता को हमेशा पैसे और ऐशो आराम की अहमियत थी। एक दिन उनका बड़ा बेटा श्याम अपने माता पिता और पत्नी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आया। माँ, पिताजी, देखो मैं आप दोनों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आया हूँ। इस घर में तू ही तो है जो हमारा ख्याल रखता है। रामू तो बिल्कुल नाकारा निकल गया, ना ही इसका पढ़ाई में मन लगता था, ना ही किसी दूसरे काम में। रामू अपना सर झुकाकर माँ बाप के ताने चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसकी पत्नी सुमन को बुरा लगा, इसलिए उसने कहा, बाबूजी, रामू दिन रात मेहनत तो करते ही हैं। अगर आप लोग ही उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो बेटा आगे कैसे बढ़ पाएगा। अगर बाहरी कोई ताने मारते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जब माता पिता ही सपोर्ट ना करे तो बच्चा आगे कैसे बढ़ पाएगा। तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? रहने दो सुमन, माता पिता हमेशा सही सलाह देते हैं। वो जो भी कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। अरे आप लोग कमरे में जाकर ये कपड़े पहनकर दिखाओ, भिकमंगों से बहस नहीं करनी चाहिए। खैर, इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। रामू खूब मेहनत करता है, लेकिन उसके माता पिता और बड़े भाई भी उसकी मदद नहीं करते, बल्कि हर बात पर ताने दिया करते थे। श्याम खूब पैसे कमाता था, इसीलिए उसकी बहुत तारीफ होती थी। एक बार घर में आपस में सभी लोग बातें कर रहे थे। रामू, तुझे शर्म नहीं आती? तेरे बड़े भाई को देख, उसके पास कितनी धन दौलत है, और एक तू है जो हमारी जिंदगी में बोझ बनकर बैठा है। देख बेटा, तेरा और सुमन का अब यहाँ कोई काम नहीं। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम दोनों भी इस घर से जा सकते हो। हमें तुमसे सिर्फ शर्मिंदगी मिलती है। तभी वहां पर गांव की ही कुछ औरतें भी आ गईं। भाई साहब, आपने ये बिल्कुल सही फैसला लिया। रामू और सुमन की वजह से लोग आप लोगों को ताने मारते हैं। गांव वाले सही कहते हैं कि रामू के माँ बाप की वजह से ही वो नकारा है। सुन लिया तूने? तेरी वजह से हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिली जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो अच्छा है कि हमारा बेटा हमारी इज्जत बचाए हुए है। अब तुम दोनों अपना रास्ता अलग बनाओ, यहाँ तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर रामू और सुमन का दिल टूट गया। वे जानते थे कि उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था, लेकिन अपने माता पिता की बात मानकर वे बिना किसी बहस के घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। माँ, पिताजी, आप लोग हमारे भले के लिए ही ये सब कह रहे होंगे। अपने माता पिता की आज्ञा मानना हमारा फर्ज है। चलो सुमन। दोनों ने माँ बाप का आशीर्वाद लिया और घर से निकल गए। रामू और सुमन ने गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहना शुरू किया। उनके पास खाने पीने के लिए भी बहुत कम सामान था। सुमन ने रामू से कहा, हमने कभी भी अपनी गरीबी को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया है ना रामू। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और फिर से अपनी एक नई जिंदगी बनाएंगे। तू ठीक कहती है सुमन। मेहनत और ईमानदारी से एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी। हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम अपनी जिंदगी अब एक नए सिरे से शुरू करेंगे। फिर क्या था, रामू दिन रात मेहनत करने लगा। कभी खेतों में मजदूरी करता तो कभी लकड़ियां काटता। सुमन भी पास की औरतों के साथ सिलाई कढ़ाई का काम करने लगी। दोनों की जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। चाची, मेरे पति बाहर मेहनत करते रहते हैं, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। तो क्या आप मुझे सिलाई कढ़ाई का काम सिखा दोगी? अरे क्यों नहीं सुमन, आजकल की लड़कियां अपने गरीब पति को छोड़कर भाग जाती हैं। वहीं तू है कि अपने पति का साथ देना चाहती है। मैं तुझे सब कुछ सिखा दूंगी। कुछ ही महीनों में सिलाई का सारा काम सुमन ने सीख लिया। उसके पास अब सिलाई के बहुत सारे काम भी आने लगे। ये सब देखकर रामू को भी बहुत खुशी हुई। सुमन, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। तुम कितने कम समय में सारा काम सीख गई। खुश नसीब आप नहीं, मैं हूँ। आप इस हालत में भी मेरा साथ नहीं छोड़ रहे, इसीलिए मैंने कुछ सोचा है। क्या सोचा है तुमने सुमन? मैंने ये सोचा है कि आप कब तक मेहनत मजदूरी करते रहेंगे। कुछ पैसे मैं इकट्ठा कर रही हूँ, कुछ पैसे आप इकट्ठा कीजिए। हम दोनों मिलकर इस झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी दुकान खोल लेंगे। आप बाहर दुकान संभालना और मैं अंदर सिलाई कढ़ाई का काम करती रहूंगी। सुमन, ये वाला आइडिया मुझे तुम्हारा बहुत पसंद आया। अब मैं दिन रात मेहनत करके एक दुकान अपने लिए और एक दुकान तुम्हारे लिए खोलूंगा। इस तरह धीरे धीरे रामू और सुमन ने अपनी मेहनत से एक छोटी सी दुकान खोल ली। वहां वे अपनी कड़ी मेहनत से कुछ पैसे कमाने लगे। उनकी जिंदगी में छोटी छोटी खुशियां लौटने लगी। एक दिन सुमन ने कहा, देखिए रामू, अब हमारी हालत पहले से थोड़ी बेहतर हो रही है। मुझे यकीन है एक दिन हम दोनों मिलकर अपना बड़ा सपना जरूर पूरा करेंगे।
सुमन, तुम्हारी इस हिम्मत ने मुझे हमेशा ताकत दी है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन तुम्हारी मेहनत और भरोसे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इस तरह समय के साथ रामू और सुमन की मेहनत रंग लाई। अब उनकी दुकान धीरे धीरे बड़ी हो गई थी और लोगों ने उनके काम की सराहना करनी शुरू कर दी। उनकी दुकान की चर्चाएं गांव में फैलने लगी। उन दोनों ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। सुमन, तुम तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बना लेती हो। लोग हमारे कपड़ों की बहुत तारीफ करते हैं। हमारे कस्टमर खुश रहे, इससे बड़ी बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हमें तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारा पति तो अपनी दुकान में दिन रात मेहनत करता ही है, तुम भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसकी मदद करती हो। ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ है। बड़ा खुशनसीब है रामू की उसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ महीनों के बाद भाई श्याम का कारोबार धीरे धीरे डाउन पड़ने लगा। एक दिन श्याम की पत्नी ने उससे कहा, इस घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। आपका कारोबार भी ठप पड़ गया है। अपने माता पिता से कह दो कि हम उनका इतना बोझ अब नहीं सह सकते। वो दोनों हमारे पैसे से ऐशो आराम किया करते हैं, आखिर उन्हें भी तो कुछ सोचना चाहिए। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप से नहीं कह सकता हूँ। लेकिन उन्हें कम से कम खुद तो सोचना चाहिए। दिन रात हमारे दिए हुए कपड़े पहनकर, हमारा दिया हुआ अच्छा अच्छा खाना खाकर दिन भर इस घर में पड़े रहते हैं। उन्हें तो खुद ही इस घर से निकल जाना चाहिए। तभी उनके माँ बाप ने चुपके से दोनों की बातें सुन ली। रामू के माता पिता अब ये सोचने लगे कि उन्होंने रामू के साथ अन्याय किया। उन्हें अब अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। रामू के बड़े भाई श्याम का हाल भी ठीक नहीं था। उसका कारोबार घाटे में चल रहा था और अब वो इतना सफल नहीं रहा। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। जो सच में मेहनत और ईमानदारी से अपनी जिंदगी को संवार रहा था, उसे हमने घर से निकाल दिया। तुमने बिल्कुल सही कहा। हम रामू को कुछ भी कह देते थे, पर वो हमें किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था। हम कितने भी ताने मारते थे, वो सर झुकाकर सुनता रहता था। पर श्याम और बड़ी बहू हमारे बारे में कितना बुरा सोचते हैं। हमने तो ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोनों हमारे बारे में इतना बुरा सोचेंगे। चलो, रामू और छोटी बहू से माफी मांग लेते हैं। उम्मीद है कि वो हमें माफ कर देंगे। वैसे इस घर में अपने बेटे बहू से अपनी बेइज्जती सुनकर मेरा भी अब इस घर में एक पल भी रुकने का दिल नहीं कर रहा। लेकिन रामू से भला हम किस मुंह से माफी मांगेंगे। हमने उन दोनों की हमेशा बेइज्जती की है। हम गलत थे। हमारा बड़ा बेटा नहीं, बल्कि छोटा बेटा सबसे समझदार और संस्कारी है। वो हमें जरूर माफ कर देगा। तुम्हें पता है, उन दोनों ने मेहनत करके अपने दम पे बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। एक बार उन्हें मिलकर उन्हें आशीर्वाद तो दे ही सकते हैं। ठीक है, फिर अभी निकलते हैं यहाँ से। उसी दिन रामू के माता पिता उसके नए घर पर आ गए। उन्होंने देखा कि रामू और सुमन अपने छोटे से घर में खुशी खुशी रह रहे थे। उनकी दुकान चल रही थी और लोग उनकी इज्जत कर रहे थे। माता पिता का दिल भर आया। उन्होंने रामू से माफी मांगते हुए कहा, बेटा हमें माफ कर दे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम सही थे। हमें तुम्हारी मेहनत को समझना चाहिए था। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई बेटा। क्या तुम हमें माफ करोगे? रामू और सुमन ने अपने माता पिता को माफ कर दिया। रामू ने कहा, माँ बाबूजी, जिंदगी में हर किसी से गलती होती है। आप हमारे माता पिता हैं और आपके लिए दिल में हमेशा इज्जत है। हम एक नई शुरुआत करेंगे जिसमें अब हम सब साथ रहेंगे। वैसे भी अगर आप हमें घर से बाहर न निकालते तो शायद आज हम इतने कामयाब ना हो पाते। अब हम सभी साथ में रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मैंने कहा था ना, हमारी छोटी बहू बहुत समझदार है। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसने हमारे रामू का साथ नहीं छोड़ा। उसके बाद रामू, सुमन और उनके माता पिता एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। मानसी एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ शोभा घरों में चौका बर्तन का काम करती थी। मानसी के पिता गिरधर को शराब पीने की गंदी आदत थी। गिरधर सारा दिन शराब के नशे में धुत रहता था और शोभा को मारता पीटता रहता था। एक दिन, बापू माँ को मत मारो, माँ सारा दिन काम करती है और थकी हारी घर आती है। कुछ दिनों से माँ के पैरों में भी बहुत दर्द है। माँ को छोड़ दो बापू। सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ पिटना चाहती है? चल हट सामने से। दोनों माँ बेटी ने जिंदगी खराब की हुई है। अब जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी कलेजा ठंडा नहीं होगा मेरा। मानसी रोने लगती है। शोभा मानसी को संभालती हुई खुद भी रोने लगती है। मानसी मेरी बेटी, तू अपने बापू से कुछ मत बोला कर।
मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो जाता, कहीं चोट आ जाती, तो मैं अपने आप को कभी माफ न करती। मेरी बच्ची चुप हो जा। माँ, बापू तुम्हारे ऊपर हाथ उठाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बापू हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। मानसी, दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। चल, मैं तुझे रोटी बनाकर देती हूँ। मानसी 9 साल की एक छोटी बच्ची थी। उस मासूम पर हाथ उठाते उसके पिता को लज्जा नहीं आती थी। शोभा के पैरों में अब ज्यादा दर्द रहने लगा था। एक दिन, माँ, आप काम पर जाती हो, थक जाती हो, मैं पैसे कमाकर आपके लिए अच्छी सी दवाई ला दूंगी। मेरी बच्ची, अभी तू बहुत छोटी है, अभी तेरे कमाने की उम्र नहीं है। जब तू बड़ी हो जाएगी तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पर जा रही हूँ, तेरे लिए चटनी रोटी बना दी है, तो खा लेना। मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगी और माँ की दवाई लाऊंगी। माँ जब शाम को आएंगी तो उन्हें पैरों पर दवाई लगा दूंगी, उनको दर्द में आराम मिल जाएगा। मानसी पैसे कमाने निकल पड़ती है। वो बाजार पहुंचती है। मानसी एक दुकान पर जाती है। भैया, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम दोगे? चल जाए यहाँ से, भिखारिन कहीं की। काम के बहाने पैसे मांगने के लिए इनके गरीब माँ बाप छोटे बच्चों को भेज देते हैं। मानसी बाजार में घूमती हुई दुकानदारों से काम मांगती है, पर सब मानसी को मना कर देते हैं। तभी मानसी की नजर एक भिखारन पर जाती है। कुछ लोग भिखारिन के आगे पैसे फेंक फेंक कर जा रहे थे। अरे, अम्मा को लोग पैसे देकर जा रहे हैं, ये तो बहुत आसान काम है, इस तरह तो मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। अम्मा, आप तो बहुत सारे पैसे कमा लेती हो, क्या मैं भी आपकी तरह पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ के लिए पैसे कमाने हैं, क्या आप मुझे ये काम सिखाओगी अम्मा? लगता है पहली बार भीख मांग रही है। आजा, बैठ जा मेरे बाजू में, और जो भी यहाँ से अच्छे कपड़ों या गाड़ी वाला गुजरे ना, तू नजर रखना और पैसे मांगना। मानसी उस भिखारिन के बराबर में सड़क पर बैठ गई। लोग आगे से गुजरते तो मानसी के आगे सिक्के फेंक जाते। मानसी ये सब देखकर बहुत खुश थी। वो मासूम ये नहीं जानती थी कि लोग उसे भीख देकर जा रहे हैं। लोगों की नजरों में वो उस वक्त एक भिखारिन थी। सुबह से शाम तक मानसी वहीं बैठकर भीख मांगती रही। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके आगे सिक्के रखकर निकला तो अचानक मानसी चिल्लाई, अरे बाबूजी, आपका बटुआ गिर गया। क्या हुआ बेटी, क्यों आवाज लगा रही हो? मैंने तुम्हें पैसे दे तो दिए। बाबूजी, जब आप मुझे पैसे दे रहे थे, ये बटुआ आपकी जेब से गिर गया था। इतनी छोटी मासूम बच्ची भीख मांग रही है, पर क्यों? ये तो बहुत ईमानदार बच्ची दिखाई पड़ती है। अब बेटी जरा सुनना। क्या हुआ बाबूजी? बेटी, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत अच्छी बच्ची हो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम भीख क्यों मांग रही थी बच्चे? बाबूजी, मेरा नाम मानसी है। मेरी माँ को पैसों की जरूरत है। मुझे अपनी माँ को पैसे देने हैं, इसलिए मैं लोगों से पैसे ले रही थी। बेटी, अभी तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हो पैसा कमाना है। तुम्हारा घर कहाँ है? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया। अब मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। मानसी उन बूढ़े व्यक्ति को घर ले जाती है। तभी गिरधर शोभा से रुपए छीनकर गुस्से में घर से बाहर जा रहा था। वो गली के नुक्कड़ पर पहुंचा ही था कि ये तो बापू है। क्या हुआ बापू? माँ, बापू बेहोश हो गए। बाबूजी, ये मेरे बापू हैं, देखो ना मेरे बापू कैसे गिर गए। मानसी की आवाज सुनकर शोभा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ आपको? क्या हुआ? कुछ तो बोलो। मानसी के बापू, क्या हुआ? शोभा और मानसी रोने लगती है। मानसी के साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने आस पड़ोस के लोगों से कहा, इन्हें जल्दी से उठाओ और अस्पताल ले चलो। सब मिलकर मानसी के पिता को अस्पताल ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मानसी के पिता का चेकअप किया। देखिए, ये सब ज्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है। अगर दोबारा शराब को हाथ भी लगाया तो इनकी जान को खतरा है। ये शराब बहुत बुरी आदत है। इसके नशे का शिकार होकर न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। मैंने आपको पहचाना नहीं। आज आपकी वजह से हम समय पर हॉस्पिटल पहुंच पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मानसी बिटिया मुझे बाजार में मिली थी। मानसी सड़क पर भीख मांग रही थी, पर इस बच्चे की ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया। इस बच्चे को नहीं पता कि भीख मांगना क्या होता है। ये तो
अपनी माँ के लिए पैसे कमाने गई थी। गिरधर को भी होश आ चुका था। वो भी बहुत शर्मिंदा था। मुझ जैसे बुरे आदमी को बचाया, मैं अपने परिवार को कोई खुशी नहीं दे सका। आज मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई। मैं कैसा नीच बाप हूँ। जब शोभा ने भीख मांगने की बात सुनी तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसा कमाने चाहती थी। नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोला, गिरधर, मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है। मेरा कपड़े का कारखाना है। तुम ठीक होते ही मेरे कारखाने में काम करोगे, पर एक शर्त और, शराब से नाता तोड़ना होगा। बोलो है मंजूर? और मानसी बिटिया को पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी मेरी। अब से ये स्कूल जाएगी। हाँ, हम गरीब माँ बाप की बच्ची पढ़ लिख जाएगी। हमें तो आप भगवान के रूप में देवता मिल गए। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद गिरधर ने शराब की लत छोड़ दी। वो अब पूरी मेहनत के साथ सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में नौकरी पर जाने लगा। मानसी अब अपने पिता में आए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। गरीब माँ बाप की बच्ची के जीवन को सेठ लक्ष्मीकांत की उदारता ने खुशियों से भर दिया था।